तो जैसे कि आपने कहा कि अगर बुखार अगर होता है तो पैरासिटामोल एक क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए आपका एक मेडिसिन है। अगर एक इंसान को अगर हर महीने अगर बुखार अगर पकड़ रहा हो, आजकल जो ज्यादातर बुखार के केसेस आते हैं उसमें क्वेश्चन क्या अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब बुखार तो समझ में आ गया, शायद मलेरिया होगा, लेकिन थ्रोट में क्वेश्चन क्या अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कि आप हर महीने। तो शुरू करें। हाल ही में किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, रवि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? उस वक्त मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया, डर। शायद किसी भी चीज से नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि जो मेरा है वो मुझे जरूर मिलेगा, और अगर ना भी मिले तो मेहनत करके मैं मुझे हासिल कर ही लूंगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जवाब मिलने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। पूरी रात मैंने इस बात के बारे में सोचा। पैसा वापस आ सकता है, कैरियर दोबारा बन सकता है, चीजें फिर से हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर हेल्थ ही साथ छोड़ दे तो समझ आया कि लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी हेल्थ ही है। तो इसीलिए टीआरपी हेल्थ सीरीज के पार्ट 2 में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लाल जी। डॉक्टर लाल जी, वेलकम टीआरपी द रवि पॉडकास्ट। पिछले एपिसोड में हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बातचीत की थी और बहुत कुछ आपने सिखाया भी था, और आज एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर लाल जी, आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे अभी जो सीजन आने वाला है या आ चुका है, जो मॉनसून का सीजन है जी। यहाँ बुखार एक बहुत कॉमन एलिमेंट है जो मैक्सिमम लोगों के घर में, मैक्सिमम लोगों को एक बार तो होना ही होना है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 को एक बार बुखार होना 99% चांसेस है। और लोगों को वहाँ पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलतियाँ वो करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और कैसे अपना बचाव करना चाहिए, कैसे सही से ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि उनका फीवर जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन में न बदले और ज्यादा बड़ी दिक्कत जैसे डेथ वगैरह भी अगर आप बुखार को ठीक से ना करें तो होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। तो कैसे इस तरह की कैजुअलिटी घर में ना हो, छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं है। अगर नॉलेज है भी तो आधा अधूरा नॉलेज कहीं कोई सोशल मीडिया से ले लिया, यूट्यूब से ले लिया, तो घरेलू नुस्खे भी लोग अपने तरीके से करते हैं। हाँ, तो वो जो घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं, कई बार वो घरेलू ट्रीटमेंट काफी ज्यादा नुकसान देता है फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज। तो उन छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि लोग ये गलतियां ना करें और ज्यादा तकलीफ में ना आए। ओके, तो फीवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसी के साथ में एक आपने कहा था स्क्रब टाइफस, क्या होता है ये? देखिए, स्क्रब टाइफस जैसे आज से 10-15 साल 20 साल पहले मलेरिया का आतंक बहुत ज्यादा था। अगर किसी को भी बुखार है तो हम लोग बोलते थे मलेरिया तो नहीं है, क्योंकि मलेरिया से सबको डर था। आज इन 10 सालों में मैंने देखा है मलेरिया ऑलमोस्ट नील हो गया। एटलीस्ट हमारे जोन में मलेरिया ऑलमोस्ट नील हो गया। हम लोग साल भर में 1 या 2 केस मलेरिया के देखते हैं, लेकिन लोगों को अभी भी रिसेंसी बायस है कि हाँ शायद मलेरिया होगा। लेकिन आजकल जो ज्यादातर बुखार के केसेस आते हैं उसमें मलेरिया की जगह ले लिया स्क्रब टाइफस ने। ये एक तरह का बुखार है जो एक छोटा सा कीड़ा के चाबने से होता है, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता। हाँ, वो एक माइट है, उसका लार्वा को बोलते हैं शिगर्स बोलते हैं, शिगर। वो आपको कहीं भी बागीचे में मिल जाएगा, कहीं पेड़ पत्ते पौधों के बीच में होगा। आप गए हैं घूमने, पिकनिक बनाने, मॉनसून में नहाने, वहां अगर वो आपको बाइट कर लेता है आपको पता भी नहीं चलेगा और वो बुखार आपको क्रिएट कर सकता है। बट जो आज की डेट में तो हर कोई अभी हाइजीन रहने का खुद को रखता है कि हाइजीन मेंटेन करके रखना है, उसके बावजूद भी ये स्क्रब टाइफस होने का चांसेस उनको ज्यादा रहता है, क्योंकि इसका हाइजीन से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप गार्डन में घूमने गए हैं, पार्क में टहल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक गए हैं, इवनिंग वॉक गए हैं, शाम को दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको एक छोटा सा कीड़ा है कहीं चाप देगा, उसमें हाइजीन का कोई रोल ही नहीं है। बाकी फीवर में आप सर्दी खांसी ले लो, आप निमोनिया ले लो, जो भी सांस से फैलती हैं बीमारियां या जो स्किन से बीमारियां फैलती हैं, वहां हाइजीन का रोल है। तो ये स्क्रब टाइफस ये वायरल, मतलब ऐसे वायरल तरीके से नहीं फैलती है? ये सांस से नहीं फैलता, ये स्किन से स्किन में नहीं फैलता। ये सिर्फ वो कीड़ा चाबने से आपके ब्लड में डायरेक्ट जाएगा। ये किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है? जो लोग जैसे किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी जो बगीचे में गया। हाँ,
ये इससे इसका कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से लेना देना नहीं है, आप कहाँ हैं क्या कर रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। आप बगीचे में गए हैं जहाँ पेड़ पौधे फूल हैं तो आपको हो सकता है। तो अगर मान लीजिए जो लोग फार्मर्स हैं, सैनिक लोग हैं, जो लोग एनी टाइम इन लोग का काम जो है, ज्यादातर वैसी जगह में रहते हैं उनको ज्यादा होगा, उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा है हाँ, जो इस जगह उस तरह की जगह में है, जो ज्यादा पौधों जंगल इस तरह के एरिया में रहते हैं उनको ज्यादा चांसेस। तो अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे ऑलरेडी पहले से अगर वायरल फीवर अगर चल रहा है, तो वो क्या स्कब टाइफस को मेरे को क्लिक करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है कि वो इजीली मेरे को मतलब इफेक्ट कर सकता है? अगर मुझे पहले से अगर फीवर वगैरह हो रहा है और मैं बगीचे में गया, वहां पे भी अगर हाँ, वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक कॉमन चीज है कि अगर कोई भी वायरल फीवर या कोई भी फीवर आपका है तो टेम्परेरीली एक बार इम्यूनिटी आपकी थोड़ी कम होती है, तो हो सकता है वहां पर स्क्रब टाइफस हो जाने का चांसेस ज्यादा रहे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। अच्छा, ओके। आपको हो बुखार आपको है या नहीं है, हाँ, अगर किसी भी कारण से आपकी इम्यूनिटी कम है तो नेचुरली कोई भी बुखार, उसमें स्क्रब टाइफस हो, मलेरिया, डेंगू, कोई भी आपको जल्दी पकड़ लेगा। तो ये किस समय पे, किस सेशन में, किस सीजन में ज्यादातर ये सब चीजें होती हैं? सारे बुखार मानसून में ज्यादा होते हैं, सारे तरह के बुखार मानसून में ज्यादा होंगे। ओके। जब भी ह्यूमिडिटी आएगी एनवायरनमेंट में, ह्यूमिडिटी में वायरस एक्टिव हो जाता है, वायरस एक्टिव होकर वायरल फीवर, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा, जैसे ही बारिश होगी, ह्यूमिडिटी होगी, पेड़ पौधे खूब उगेंगे। आपका अगर कहीं बगीचा है जहाँ पेड़ नहीं हो रहा था, तो भी बारिश में पेड़ पत्ते हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, तो वहां पर चांसेस ज्यादा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस या अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब बुखार तो समझ में आ गया, हाँ, उसके बाद देखिए इसमें भी बुखार जैसे बुखार होता है वैसे ही है, उसके साथ आपको बॉडी पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, उल्टियां हो सकती हैं, आपको कमजोरी लगेगी, हेडेक होगा। जो कॉमन कोई भी फीवर, आप सिम्टम वाइज कोई भी दूसरा बुखार के साथ इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है जो आपको इससे डिफरेंशिएट कर सकता है, सिर्फ वही बता सकता है। सिर्फ एक ब्लड टेस्ट है, आसानी सा ब्लड टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा ब्लड टेस्ट नहीं है, आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट से ही पता चलेगा आपको स्क्रब टाइफस हुआ है या नहीं। तो अगर मान लीजिए कि बिना, अगर मैं डॉक्टर के पास गए बिना ब्लड टेस्ट करवाए, अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं नॉर्मल बुखार हूँ, घर के घरेलू दवाई से मैं ट्रीटमेंट खुद को कर सकता हूँ, तो ऐसे जगहों पे रिस्क? देखिए, मैं आपकी ऑडियंस के सुविधा के लिए बता देता हूँ। कुछ बुखार हैं जहां आप घर में ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको बुखार है, उसके साथ सर्दी, खांसी, जैसे नाक से पानी निकलना, खांसी है, सूखा खांसी की, सूखा भी हो सकता है, कफ निकलना भी हो सकता है, लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, आपके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपके सेंसेस नॉर्मल है, हेडेक बहुत ज्यादा नहीं है, और घर में और भी किसी को आसपास में हुआ है, आप 2 दिन तक वेट कर सकते हो अगर ये सिम्टम आपको है तो। ओके। अगर ये सिम्टम आपको नहीं है, आपको सिर्फ बुखार है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस तरह का बुखार को आपको खुद को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किस कारण से होगा ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है बुखार का कारण जानना। एक डॉक्टर के लिए भी हार्ट की बीमारी ट्रीट करना ईजी है, फीवर ट्रीट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि फीवर के 100 कारण होते हैं, तो हमको भी सोचना पड़ता है ये किस कारण से हुआ होगा। तो वैसे में अगर आप अनजाने में घर में ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं सुसुगामुसी फीवर बोलते हैं। सुसुगामुसी। इसमें सबसे जानने लायक बात है वो ये है कि ये बहुत ही डेंजरस इन्फेक्शन है, क्योंकि इसका कोई अलग से सिम्टम तो है नहीं। इसमें सिर्फ एक अलग से दिखता है, एक एस्कार बोलते हैं, एक छोटा सा घाव कई बार दिखता है, एक वाइट मार्क दिख सकता है किसी केस में, छोटा की बड़ा, एकदम इतना छोटा काला कलर का एक वाइट मार्क दिख सकता है, कई बार वो भी नहीं दिखता है। तो अगर हम लोग डायग्नोज करने में लेट कर देते हैं तो स्क्रब टाइफस कई बार जानलेवा हो सकता है, जान भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल।
मल्टी ऑर्गन फेल्योर कर सकता है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है, अब जैसे सर्दी खांसी है, सर्दी खांसी का सीजन चल रहा है, आपको सर्दी खांसी बुखार है, तो आप क्या सोचोगे सर्दी खांसी है, उस हिसाब से इलाज कर रहे हो, 4-5 दिन नहीं छूटा। तब अगर आप चेक कर लेते हो, कई बार क्या होता है मिक्स्ड इन्फेक्शन हो जाता है, आपको सर्दी खांसी भी है, पैरेलली स्क्रब टाइफस भी हो गया। अब सर्दी खांसी को तो ट्रीट कर रहे हो, लेकिन स्क्रब टाइफस को तो नहीं कर रहे हो। तो स्क्रब टाइफस को अगर आपने छोड़ दिया और थोड़ा अगर ये डिले हो गया, तो ये आपका रेनल फेल्योर, आपका लीवर फेल्योर, कुछ भी करके आपको डेथ तक भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत डेंजरस है। तो अगर आज की डेट में हर कोई खुद का डॉक्टर बन के बैठा हुआ है घर में, लोग सोशल मीडिया देखते हैं कि आज को पता है, आजकल सबको पता है कि फीवर होने से मुझे पैरासीटामोल खा लेना है और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इन केसेस में अगर मान लीजिए लोग अगर पैरासीटामोल का अगर लेते अगर हैं, तो वो चीज से क्योर कर पाएगा कि नहीं? आगे इसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो स्क्रब टाइफस के लिए स्पेशली बनी है, वही देनी होती है। पैरासीटामोल आप कोई भी फिर है, पैरासीटामोल लीजिए। पैरासीटामोल क्या, एक बार आपका बुखार वो सिर्फ सिम्टम को ठीक कर देगा, एक बार के लिए बुखार आपका 5-6 घंटा के लिए ठीक कर देगा। फिर आपको पैरासीटामोल लेना है, तो पैरासीटामोल से आप बुखार ठीक कर सकते हो, आप अंदर की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेसिफिकली जानना है। बुखार में देखिए 2 चीजों का ट्रीटमेंट होता है, एक बुखार का, एक बुखार के कारण का। तो बुखार का ट्रीटमेंट आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पैरासीटामोल खा लो, 1 दिन 2 दिन देख लो, नहीं ठीक हुआ है, लेकिन उसको डिले मत करो। अगर डिले करते हो आप तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो डॉक्टर को पूछ के ही अभी आपने कहा एंटीबायोटिक जो आप लोग देते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये मेडिसिन खा लो पैरासीटामोल के साथ आप ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है इस केस में कि डायरेक्टली खुद डॉक्टर बन के सब कुछ कर लो? नहीं, देखिए होता क्या है, आज भी मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, अगर 100 बुखार के पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं, तो मुश्किल से हम लोग 5 लोगों को ही एंटीबायोटिक देते हैं, 95 लोगों को एंटीबायोटिक देते ही नहीं, हम लोग जरूरत ही नहीं पड़ती। हमको पता है वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जितने पेशेंट दवाई खा के आते हैं, 100 में से 99 एंटीबायोटिक खा के आते हैं, और वो बहुत प्राउडली बोलते हैं, सर मेरे को बुखार हुआ 3 दिन पहले और मैं पैरासीटामोल एंटीबायोटिक खाया, बुखार नहीं छूटा तो आपके पास आया। तो मेरा एक ही सजेशन है, आप पैरासीटामोल खाइए, एंटीबायोटिक आप खुद से मत खाइए। एंटीबायोटिक खाए मतलब आप अपना बुखार को उसका डिस्टॉर्ट कर दिया, उसका पैटर्न को आप डिस्टॉर्ट कर दिया। एक तो आप अगर अपने से एंटीबायोटिक खा लिया, आपको जरूरत नहीं थी, आपका गट बैक्टीरिया उससे डैमेज हो गया। गट बैक्टीरिया डैमेज हुआ मतलब आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। वहां मल्टीविटामिन सिंथेसिस होता है, गट बैक्टीरिया वो मल्टीविटामिन नहीं बना। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपका गट बैक्टीरिया को आप बार बार एक एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली यूज होता है एजिथ्रोमाइसिन। ये मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं खा के आते हैं, कहीं ना कहीं से खा के। तो एजिथ्रोमाइसिन आपने खा लिया, अब क्या होगा, आपका धीरे धीरे आपका जो बॉडी है वो जान गया कि मेरे को अगर बुखार हुआ तो ये एजिथ्रोमाइसिन खा के आएगा, तो वो धीरे धीरे एजिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट हो गया। अब कोई दिन अगर सच में ऐसी कोई तकलीफ आपको हो गई जहां एजिथ्रोमाइसिन मुझे देना जरूरी है, एजिथ्रोमाइसिन आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और सिर्फ आपको काम नहीं करेगी ऐसा नहीं है, आपके आजू बाजू में भी जो 4-5 लोग रहते हैं उनको भी काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक आपके लिए बेकार हो गई, आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए बेकार हो गई। तो एक दवाई जिसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, डिस्कवरी में, बनाने में नहीं, डिस्कवरी में आज कितने मेहनत से कितने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, कितने लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ होगा, तब जाके एक एंटीबायोटिक निकलती है। लेकिन हम ऐसे ही खा के वो सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ, अगर एक एंटीबायोटिक को आप लगातार यूज करेंगे तो 5-10 साल में उसका असर पूरी तरह सोसाइटी में ही खत्म हो जाता है, वो एंटीबायोटिक बेकार हो जाती है पूरी तरह। तो एंटीबायोटिक अपने से लेना एकदम भी सही नहीं लगता, बिल्कुल भी मत लीजिए। आप पैरासीटामोल लीजिए, सर्दी खांसी है, आप सर्दी खांसी की एलर्जी की दवाई आप जो भी लेते हैं ले लीजिए। लेकिन अगर दूसरा कोई भी बुखार है तो आप डॉक्टर से सलाह करके लीजिए, आप फ्यूचर के लिए अच्छा है। आप किसी ने मतलब एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि जब बुखार आपको होता है, फीवर जब आपको होता है, तो वो आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए बुखार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, फीवर इसीलिए होता है, देखिए भगवान जब हमको बनाया तो हमको कैसे लड़ना है। अब बैक्टीरिया वायरस ऐसी चीज है जो आपको दिखती नहीं, लेकिन आपको मारने के लिए सफिशिएंट है। तो भगवान ने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, जब आदमी को बनाया तो कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो उसने बनाया फीवर। जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसता है तो आपका टेम्परेचर जो बढ़ता है 101, 102, 103,
वो हाई टेम्परेचर से वो बैक्टीरिया और वायरस मरते हैं। और आपने 99 हो गया बुखार और 100 हो गया, एकदम आप टेंशन में आ गए, बुखार 100 हो गया, आप पैरासीटामोल खा लिया, आपका बुखार कम हो गया, आपका बुखार जल्दी छूटेगा नहीं। आपको एंटीबायोटिक हो सकता है बाद में खानी पड़े, लंबा चले आपका बुखार। तो हम लोग बोलते हैं बुखार की दवा, पैरासीटामोल भी आप आराम से 102 103 तक भी नहीं खाएंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो बुखार ही आपको ठीक करेगा। कितना टेम्परेचर रहने से हमको लगेगा कि नहीं अभी हमको मेडिसिन खाना चाहिए? पैरासीटामोल तो मैं बोलूंगा 2 कंडीशन में खिला सकते हैं। या तो आप 102 103 के ऊपर बुखार जाए, या आपको लगे कि पेशेंट को तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा है, वो सह नहीं पा रहा है, या इधर उधर से बात करने लग जा रहा है, छोटा बच्चा है उसको बुखार बहुत तेज हो गई है और वो एकदम सुस्त हो गया है, खाना पीना नहीं कर रहा है, तो आप पैरासीटामोल दीजिए। अदरवाइज वेट कीजिए, हड़बड़ाइए मत, बुखार को उतारने के लिए हड़बड़ाइए मत, अनलेस अनटिल ये 103 के ऊपर गया है। मैंने एक वीडियो अचानक से देखा था, आयुर्वेदिक वाले लोग बोलते हैं कि ये एलोपैथिक मेडिसिन से अच्छा है आप घर में गरम टब लीजिए, वहाँ पे पाँव डाल के रखिए घुटने तक में, और वो पानी को पूरा गर्म करके रखे रहिए, लगभग ठंडा होते जाएगा, उसको गर्म पानी डालते जाइए, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे तक आपका टोटल बुखार 2 से 3 घंटे में उतर जाएगा। तो ये सब आप मतलब मेडिकल साइंस में आप किस लेवल पे देखते हो? देखिए, मेडिकल हमारे एलोपैथी साइंस में भी स्पॉन्जिंग तो है ही। आप जो पाँव को डुबा के रख रहे हैं, हम लोग स्पॉन्जिंग करने बोलते हैं। जैसे बुखार अगर ज्यादा है, आप थोड़ा हल्का गर्म पानी में कपड़ा को डुबो के पूरा शरीर को पोंछने के लिए बोलते ही हम लोग, बुखार उतारने के लिए। वो हर जगह सेम है। पहले तो बुखार का ऐसे ही इलाज होता था ना, आज से 200-400 साल पहले ऐसे ही इलाज, उसमें कोई भी गलत नहीं है। उसमें गलत है सेल्फ ट्रीटमेंट में, और सबसे ज्यादा सेल्फ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में, घबरा जाने में। अभी भी रात को मेरे पास कई बार 12 बजे फोन आएगा, अरे बुखार 100 डिग्री हो गया, क्या करूं। अरे भाई, 100 डिग्री में चिंता वाली कोई बात नहीं है, वेट एंड वॉच कीजिए। 103 जाए तो पैरासीटामोल दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे मैंने बताया। पेशेंट अगर सीरियस लग रहा है तो फिर आप वेट नहीं कर सकते। नॉर्मल है, हंसता खेलता है, खा रहा है, पी रहा है, आराम से सोया है, 102 डिग्री बुखार है, वो अपने आप उतर जाएगा। आप स्पॉन्जिंग नहीं भी करेंगे तो अपने आप उतर जाएगा। अभी हमने देखा है एआई का जमाना चल रहा है, चैट जीपीटी, जेमिनी सब चलता है, उसमें लोगों को कुछ भी चीज होता है, शरीर में कुछ भी गतिविधि होता है तो डायरेक्टली उससे पूछ लेते हैं। बट चैट जीपीटी और जेमिनी भी उसको बोलता है कि ये चीज सिम्टम्स अगर है तो आप ये चीज ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर से जाके ही आप दिखाइए। मतलब वो भी एडवाइस करता है कि फाइनल में आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। हम मतलब बता सकते हैं क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये चीज समझ में ना आए, आप डॉक्टर के पास ही जाके ट्रीटमेंट कीजिए। तो मतलब आज के डेट में मतलब जितने भी लोग मतलब एआई का ट्रेंड जितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेबल रहना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को भगवान मानते हैं। ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, उसमें कई इंजीनियर होते हैं। अब मैं पूछता हूँ आप कहाँ काम कर रहे हो, बोले इंजीनियर हूँ, मशीन के साथ डील करता हूँ। अब कल को एक आदमी आ जाए, आज अगर आप चैट जीपीटी से, यूट्यूब से सीखना चाहें, तो जो भी इंजीनियरिंग का काम आप कर रहे हैं वहां पर, क्या कोई आदमी सीख सकता है? मतलब थोड़ा बड़ा आइडिया हो जाएगा उसको, आ जाएगा आइडिया। तो कल को आपका सीईओ बोले कि भैया अब हम आपको लाखों रुपए का तनख्वाह क्यों दें, अब तो 5,000 में आदमी चैट जीपीटी से सीख के आपका काम कर लेगा, तो लेट अस फायर यू एंड हायर देम। तो पॉसिबल है क्या? मैं उनको पूछता हूँ पॉसिबल है क्या? आपको लगता है क्या ऐसे एक आदमी कल को आ जाए, कोई ऐसे काम करने वाला, आपका घर का ड्राइवर आ जाए और वो चैट जीपीटी से सीख ले कि भैया इस मशीन को कैसे हैंडल करनी है, और आपका सीईओ उसको रिप्लेस कर देगा? मतलब बिल्कुल नहीं। मैं बोला अगर रिप्लेस कर देगा तो क्या होगा? बाई चांस कर भी दिया, उसके मन में आ गया कि नहीं भैया जब 5,000 में मेरे को मिल रहा है तो मैं इसको लाखों रुपया तनख्वाह क्यों दूं, चलो इंजीनियर को हटा देता है, इसको रख देते हैं, तो क्या होगा? बोला मशीन खराब हो जाएगी। मैं बोला एग्जैक्टली, मशीन करोड़ों की है, खराब हो जाएगी, रिप्लेस हो सकती है, लेकिन आप आपके घर में आपकी कीमत आपको पता नहीं है। आपके परिवार के लिए आप ही सब कुछ हो, पैसे में आपकी कीमत नहीं तोली जा सकती। और आप कितने रुपए बचा रहे हो? डॉक्टर के पास न जाके, आप कंसल्ट न करके कितने रुपए बचा लोगे? और अगर कुछ हो गया तो आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो लोग इस चीज को भूल जाते हैं। आजकल ये जो महंगे बिल्स जो हो गए ना, इसी कारण से हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग इनिशियल स्टेज में सेल्फ ट्रीटमेंट ही करते हैं। यस। तो इनिशियली अगर आप कोई चीज को ट्रीट करोगे तो सस्ते में काम हो जाएगा, और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड केस लेके जाओगे तो एक तो यहाँ होगा नहीं,
ज्यादातर टायर 2 टायर 3 सिटी में सारी सुविधा नहीं रहती है कि एक सीरियस पेशेंट को कैसे हैंडल करें। फिर आप कहीं ना कहीं जाओगे, वहां आप लाखों रुपए का बिल दोगे, तो ले दे के आपका बराबर क्या एक्स्ट्रा ही होना है, तो नहीं करना चाहिए। बाकी तो लोगों की अपनी अपनी समझ है। आप सोचिए कि आज एक छोटा सा मोबाइल फोन भी आपका खराब होता है तो आप सर्विस सेंटर खोजते हो। सैमसंग का है तो आप सैमसंग का सर्विस सेंटर ही खोजोगे। मोबाइल लाख रुपए का हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप सर्विस सेंटर खोज रहे हो। और आपकी शरीर की कीमत कितनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप अपनी वाइफ से पूछिए आपके शरीर की कीमत क्या है, अपने परिवार को पता होना चाहिए। सही। और आप उसको किसके भरोसे छोड़ दिए? चैट जीपीटी फ्री वाला, कुछ होगा तो चैट जीपीटी तो आएगा ना तो कॉम्प्लिकेशन संभालने आएगा, ना आपके परिवार को संभालने आएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए जो भी हो रहे हैं। हाँ, फीवर पे आ जाते हैं हम। फीवर होने से जैसे आपने स्क्रब टाइफस बोला, वैसे ही डेंगू भी है, मलेरिया भी है, ऐसे बहुत सारे। क्या डिफरेंसेस हैं वैसे अगर देखा जाए? हर बुखार का अलग अलग सिम्टम होता है, ठीक है। और कुछ बुखार में ज्यादातर बुखार में सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जैसे आप मलेरिया देखो, अनलेस अनटिल इट इज कॉम्प्लिकेटेड, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, सबका सिम्टम एक जैसा ही होता है। निमोनिया? हाँ, सब। निमोनिया में एक्स्ट्रा, निमोनिया क्या है? एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है आपके चेस्ट में। तो आपको खांसी होगी, वही छोटी छोटी चीज है। मेरा काम एज ए डॉक्टर क्या है? मेरे को लोकलाइज करना है। जब आप आते हो मेरे पास, मेरे को देखना है फीवर तो है, लेकिन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएगा, इसको फीवर क्यों है? अगर इन्फेक्शन है कहाँ पर है? अगर पेशाब में है तो पेशाब में जलन होगी, आपको दर्द होगा, ब्लड आ सकता है पेशाब में, है ना। निमोनिया है तो आपको खांसी होगी, चेस्ट में पेन हो सकता है, खांसी में कफ निकल सकता है। टीबी है तो उसमें ब्लड निकल सकता है, भूख कम हो सकती है, वजन कम हो सकता है, ज्यादा लंबा दिन का फीवर हो सकता है। तो ऐसे हर बीमारी का क्लासिकल सिम्टम्स है। जैसे टीबी में है तो कफ होगा, ब्लड आएगा, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा, ये सब इत्यादि। निमोनिया है तो जैसे मैंने बताया। वैसे डेंगू है तो बहुत ज्यादा जॉइंट में पेन होगा, गर्दन में पेन होगा, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, स्किन के नीचे लाल लाल दाने हो सकते हैं अगर ब्लीडिंग हुआ है तो। मलेरिया इनिशियल स्टेज में अलग उसका कोई फीचर नहीं होता, लेकिन अगर सीरियस हो गया तो ब्रेन मलेरिया हो सकता है, उसकी किडनी फेलियर हो सकती है, लीवर फेलियर हो सकता है। तो वो सब स्टेज वाइज भी सिम्टम्स आते हैं। तो एज ए डॉक्टर मेरा काम है पहले पता लगाना कि क्या बुखार हो सकता है, उसके हिसाब से कुछ कॉमन टेस्ट है वो टेस्ट कराना है, कारण मेरे को जल्दी से जल्दी पता लगाना है और जल्दी जल्दी मेरे को ट्रीटमेंट शुरू करना है। फीवर में अक्सर देखते हैं लोगों को भूख बहुत कम लगती है, खाने का इच्छा नहीं करता है। कुछ भी आप देखते टेस्टी खाना दे दो, खाने का इच्छा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, फीवर जब भी होगा ना तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन हो रहा है। मतलब आप एक हिसाब से सोचिए, आपका शरीर अभी व्यस्त है उस बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने में, तो सारी एनर्जी सब कुछ वो वहीं पर झोंक दिया है। तो अभी आपको भूख नहीं लगेगी, आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी, आपको जो खाए हैं वो भी उल्टी हो जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं करता है जब आपको बुखार है। तो इस समय पे खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आपको खाना बिल्कुल चाहिए। अगर आपको उल्टी हो रही है, आप उल्टी की दवाई लेके उसको सबसाइड करके आप खाएंगे। आपको इजीली डाइजेस्टेबल चीजें खानी चाहिए, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे, वैसी चीजें खानी चाहिए। ORS पीना है, ग्लूकोज पानी पीना है, आपको नारियल पानी पीना है, इजीली डाइजेस्टेबल चीजें जैसे खिचड़ी, दलिया इत्यादि, सब्जी खानी है, सूप पीना है। ओके, ये ब्लैक स्कैब क्या है? ब्लैक स्कैब ये शायद आपको स्क्रब टाइफस में ही मिलेगा। हाँ, जो मैंने बोला ना, एस्कार, जो एक ब्लैक कलर का एक छोटा सा कॉइन टाइप का दाग हो जाता है जहां पर वो कीड़ा चाबा होगा। ओके, उसको एस्कार बोलते हैं। वो ज्यादा डेंजरस होता है? नहीं, वो एक साइन है कि आपको शायद कीड़े ने काटा है, शायद आपको स्क्रब टाइफस हो, वो एक साइन है। उससे जानते हैं हम, डाउट करते हैं कि हाँ, इसीलिए हम पेशेंट को पूछते भी हैं कहीं स्किन में कोई काला दाग या कोई कीड़ा चाबा हुआ, कोई घाव जैसा तो नहीं है, और कई कई केस में मिल भी जाता है। ओके, तो ये जो स्क्रब टाइफस हमको होता है, तो इसको ठीक होने में कितना समय लगता है? ठीक हो जाता है अगर आप इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू कर दिए तो मैं देखा हूँ 3 से 4 दिन में पेशेंट पूरा ओके हो जाता है। और अगर डिले करते हैं तो? डिले तो फिर कुछ भी हो सकता है, आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, डेथ, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आप जो तो बोले ब्लड टेस्ट होता है, हाँ। कौन सा ब्लड टेस्ट होता है? स्क्रब टाइफस टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, स्क्रब टाइफस टेस्ट होता है। हाँ, स्क्रब टाइफस टेस्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर चार्जेस क्या पड़ता है, जैसे कि लोग जाके अगर नॉर्मल 500 रुपए के आसपास खर्च आता है इसका। अच्छा, हाँ। तो ये किस समय पे करवाना चाहिए? मतलब कोई ऐसा नहीं है,
अच्छा। आपको बुखार है, नहीं छूट रहा है, करवा लीजिए। करवाना चाहिए। हाँ। अगेन मैं बोलूंगा डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाइए। आप डायरेक्ट चेक कराएंगे, हो सकता है आपको स्क्रब टाइफस ना हो, दूसरा कोई इन्फेक्शन हो। तो आपके दर्शकों को बोलूंगा कि ऐसे आप पॉडकास्ट देख के डायरेक्ट जाके हर कोई अब स्क्रब टाइफस का टेस्ट कराने लग जाए तो सही नहीं है। हाँ। क्योंकि कई चीजें हैं। एक डॉक्टर के पास जाने का फायदा क्या होता है, देखिए वो पहले शॉर्ट लिस्ट कर देता है कि भैया ये इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेरे को ये टेस्ट कराना है। तो एक शॉर्ट लिस्ट कर देगा। अगर आप सारे टेस्ट कराने जाएंगे तो मलेरिया करवा लीजिए, डेंगू करवा लीजिए, चिकनगुनिया करवा लीजिए, स्क्रब टाइफस करवा लीजिए, विडल करवा लीजिए, तो आपका 2000 का बिल ऐसे ही बन जाएगा। तो डॉक्टर आपसे जो फीस ले रहा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू दे रहा है। हाँ, तो आप अपने से जाके स्क्रब टाइफस करा लेंगे। लेकिन स्क्रब टाइफस नेगेटिव आते हैं, आप बोलेंगे अरे वाह चलो मेरे को स्क्रब टाइफस नहीं है, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई डेंगू हो आपको, टाइफाइड हो आपको। तो ये जो फीवर के लिए बहुत सारे सब डॉक्टर्स का अपना अपना, कोई एमबीबीएस के रहता है, कोई अलग मतलब अलग अलग फील्ड में के रहते हैं। तो अगर ये बुखार वाली चीजों को अगर दिखाना अगर रहता है तो मैक्सिमम लोग किस डॉक्टर के पास जाने से आपको सही रिजल्ट मिलता है? जनरल फिजिशियन ही देखते हैं, एमबीबीएस देखते हैं, एंड अबव एमबीबीएस एंड अबव। ज्यादातर एमबीबीएस और एमडी जो जनरल फिजिशियन मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो हैं, दोनों देखते हैं इसको। ओके। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिथ हैं फीवर को लेकर। क्या क्या मिथ्स हैं आपके हिसाब से जो इसको लोगों को इग्नोर करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बोला कि बुखार हो गया तो आपको तुरंत जाके केमिस्ट की दुकान से पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक खा लेना। ये सबसे बड़ा मिथ है कि भाई मैं पैरासीटामोल एंटीबायोटिक खा लिया, 2 दिन 3 दिन खा लिया, ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास गया। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये करना सबसे ज्यादा आपके लिए डेंजरस है। एंटीबायोटिक खाने से एक और प्रॉब्लम होती है। सपोज आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक खा लिया, आपका यूरिन पार्शियली ट्रीट हो जाएगा, उसके बाद आप मेरे पास आए, मैं कुछ भी टेस्ट करूंगा, कहीं कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पार्शियली ट्रीट हो गया। बिगनिंग स्टेट में आपका नहीं, आधा ट्रीट, वो एंटीबायोटिक आधा ठीक कर दिया आपका। तो मैं यूरिन देख रहा हूँ, इन्फेक्शन था लेकिन अब नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैं और इन्वेस्टिगेशन करते गया, तो आपका खर्च बढ़ गया एक तो, दूसरा मुझे पता ही नहीं चला लास्ट तक कि हुआ क्या था। ओके। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा और छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने घर में भी बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे ठंडा पानी मत पीना। यस। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन है, तो ठंडा पानी पीने से आपको यहाँ कंजेशन, पेन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन ठंडा पानी पीने से कहीं भी नहीं लिखा है कि बुखार होता है। ओके। हाँ, लोग समझ लेते हैं कि ठंडा लोगों को लगता है कि ठंडा पानी पीने से होता है। तीसरी चीज, लोगों को लगता है कि बारिश में भीगने से बुखार हो जाता है। ये अगेन एक मिथ है। बारिश में भीगने से कहीं नहीं लिखा हुआ है बुखार होता है। तो भी लेकिन हमने देखा है कि बारिश में भीग जाते हैं लेकिन अगले दिन उसको बुखार पकड़। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वही होता है। मॉनसून है, ह्यूमिडिटी हो गया, वायरस एक्टिव हो गया। तो आप सपोज बारिश में गए, कहीं घूमने गए, दोस्तों के साथ गए, वहां 5-10 लोगों से मिले, किसी को सर्दी खांसी थी, आप उससे बात किए, आपको सर्दी खांसी हो गई, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको बुखार हो गया। आपको लगा कि मैं बारिश में भीगा बोल के मेरे को सर्दी खांसी हुई, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। आप दूसरे किसी पेशेंट के संपर्क में आए, बोल के आपको सर्दी खांसी हो गई। तो ये कॉमन सा मिथ है जो लोगों को लगता है कि बारिश में भीगने से हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, बारिश में भीगने से कोई बुखार नहीं। और कोई ऐसा मिथ जो कॉमन है लोगों के बीच में? यही है सेल्फ ट्रीटमेंट। दूसरा सेल्फ ट्रीटमेंट है, जो लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी दवाई है जो कोई भी खा सकता है? पैरासीटामोल में भी तो कुछ एमजी या उनका कुछ एक तो होता है ना। अगर आपकी बॉडी वेट कम है, जैसे 50 किलो से कम है, तो आप 500 mg का खा लो। अगर आपका वजन 50 किलो से ज्यादा है तो आप 650 mg का खा लो। और ज्यादा वजन है आपका 80 किलो 90 किलो है तो आप 1 ग्राम का पैरासीटामोल खा लो। तो पैरासीटामोल, जैसे कि आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले कहा कि हमारे शरीर को आदत हो जाता है, किसी भी मेडिसिन को पकड़ लेता है कि वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा फिर वो मेडिसिन। जैसे पैरासीटामोल हम खा रहे हैं, 5-6 साल बाद 10 साल के बाद में हमको ज़्यादा सीरियस कुछ फीवर अगर होता है या कुछ ज़्यादा ऐसे केसेस में पैरासीटामोल काम नहीं करते हैं, तो ऐसे जगह कैसे, वैसे केसेस को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? वैसे में दूसरी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, दूसरी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो पैरासीटामोल को रिप्लेस करती है। जहाँ काम नहीं करता है उसके लिए दूसरी दवाइयाँ। तो बहुत से लोगों का शरीर के हिसाब से भी, जैसे कि बहुत से लोगों के ऊपर में फीवर का कोई भी मेडिसिन काम नहीं करता है। हाँ, तो दूसरी दवाइयाँ और भी हैं उस ग्रुप में। पैरासीटामोल एक
एक बहुत बड़े ग्रुप का, जिसको हम जो बुखार की दवाइयां हैं उसमें बहुत सारे हैं, जैसे पैरासीटामोल है, नेप्रोसिन है, आइबुप्रोफेन है, अलग अलग तरह की चीजें, डाइक्लोफिनेक भी उसी में आ जाता है। तो ये सब एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है। ओके। तो अभी जैसे कि वो स्कफ थाइपस जैसे कि कीड़ा जो है, आपने कहा कि ये सब जंगलों में, कहीं गार्डन में, किसी भी जगहों पे जब जाते हैं तो हो जाता है, हमें कैसे खुद को प्रिकॉशन रख सकते हैं उन सब चीजों से? एक तो ऐसी जगह में जाना कम करना है, खास करके मानसून के समय पे। हाँ हाँ ओके। हाँ। दूसरा सबसे बेस्ट है कि आप कवर्ड, जितना कवर्ड रहेंगे, जैसे फुल स्लीव शर्ट पहना आपने, ओके, और हाँ। जूता और पैंट अगर पहना, तो आप 90% तो वैसे प्रोटेक्टेड हो गए। ठीक है। आपका जितना आप शरीर को ढक लेंगे उतना आपका बाइट होने का चांसेस कम रहेगा, तो स्क्रब टाइफस होने का चांसेस कम रहेगा। बुखार शरीर में ना है उसके लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं? देखिए, कॉमन तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करना है, जो हमको कोविड में सिखाया गया था। यस। आप मास्क पहनिए, आप ग्लव्स पहनिए, आप डिस्टेंस बना के रखिए। सबसे जरूरी है जो सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सर्दी खांसी किसी को है, ये दोनों के लिए जरूरी है, पेशेंट के लिए भी जिसको है और जिसको नहीं है उसके लिए भी। सबसे ज्यादा जरूरी जिसको है। सपोज मुझे सर्दी खांसी है और मैं खुले में खांस रहा हूँ, ओके, तो मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को सर्दी खांसी है तो मैं मास्क पहन, सिर्फ कोविड से नहीं, आपको कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कॉमन सर्दी खांसी अभी होगा। अब मेरे पास कई पेशेंट आते हैं जिनके मास्क ही नहीं होता, तो पहले हम लोग मास्क लगवाते हैं ताकि आप दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड न करें, बचा सकें। दूसरा, आपको हाथ धो के रखना है। अब चलो सामने वाला मास्क नहीं पहना, आप अपने एक मास्क लेके घूमो, आपको लगा कि सर्दी खांसी वाली जगह में जा रही है, भीड़ वाली जगह में जा रहे हैं, तो मास्क पहन लीजिए आप, चाहे मानसून हो ना हो, मास्क आपको मतलब जब भी काफी दूर तक मार्केट जा रहे हो, टाउन के बीच में भीड़ वाली जगह में आप जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, कोई क्राउड में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, आप मास्क पहन लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बच सकते हैं। किस टाइप का मास्क ज्यादा उस समय में काम करते हैं? सिंपल, देखिए वैसे तो आप N95 मास्क पहन सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा अलग दिखता है तो आप एटलीस्ट सिंपल जो ग्रीन मास्क, सर्जिकल मास्क आता है, उसको भी पहनिए। और दूसरा, आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए आपको अच्छा खाना खाना जरूरी है। आप अच्छा फल फ्रूट खाएंगे, प्रोटीन वाली चीजें खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो वैसे भी आपको इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा। गर्म पानी पीजिए, सुबह सुबह गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कर लीजिए। एक और चीज है, बता देता हूँ, कई लोगों को ये अभी बहुत होगा, थ्रोट में इन्फेक्शन होगा। तो कई लोग क्या है, पता चल जाता है कि मेरे को थ्रोट में कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन, अरे चल देखेंगे ना कौन। तो उसमें क्या होगा, अगर थ्रोट में इन्फेक्शन पूरा हो गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक खाना है और आपका 8-10 दिन बर्बाद होना है। तो आपके गले में थोड़ी भी सुरसुराहट हो रही है, आप तुरंत जाके गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कर लीजिए। दिन में 3-4 बार? हाँ, 3-4 बार। और तुरंत मतलब हुआ और 5 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं कि 1 घंटा बात करूंगा, मीटिंग में हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वो नहीं। अच्छा। तुरंत जाके आप 5 मिनट में कर लीजिए। तो आपको अगर साल में 10 बार सर्दी खांसी होती होगी ना, तो 2 बार होगी, 8 बार आप बच जाओगे। ओके। सिंपल सी चीज है, कुछ ना पैसे लगने आपके, ना कहीं कुछ आपको जाना भी। अभी कोविड के बारे में आपने कहा, जिसमें भी लोगों को वही सेम सिम्टम्स थे। कोविड अब बीमारी हो चुकी है क्या आने वाले समय में, जैसे कि मलेरिया, डेंगू जैसे, तो कोविड भी एक बीमारी लोगों को होने के चांसेस? मैं बता देता हूँ, कोविड क्या, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब नया आता है ना, तो वो उस समय बहुत ज्यादा विरुलेंट होता है, उसके मारक क्षमता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो वायरस नया पैदा हुआ है और उसके अगेंस्ट में लोगों के बीच में इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, जब वो वायरस सब जगह फैल जाता है, एक बार हो जाता है सबको, तो लोगों के शरीर में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसकी मारक क्षमता कम हो जाती है। तो उसको हम लोग फिर ये जब नया आया था, तो इसको हम लोग पेंडेमिक बोलते थे। पेंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साथ फैल गया, वो पेंडेमिक हो गया। एक लोकल एरिया में अगर बहुत ज्यादा फैल गया है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और एक है कि वो साल भर हो रहा है, छूट रहा है, तो उसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक बोलते हैं। तो सबसे पहले जब कोविड आया था, तो आप सोच लीजिए वो पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में फैला। अब अगर अभी भी हो रहा है, कोविड हो रहा है, ठीक हो जा रहा है, अब वो एंडेमिक है, वो कभी भी हो सकता है, कभी भी छूट सकता है। जैसे कॉमन सर्दी खांसी है, वैसे कोविड हो गया। अगर फिर कभी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में अगर अचानक से कोविड के केस बहुत ज्यादा दिख गए, तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे। तो एंडेमिक तो है ही। जैसे इन्फ्लुएंजा, पहले इन्फ्लुएंजा था, जब नया आया होगा तो बहुत लोग मरते होंगे,
अब इन्फ्लुएंजा कॉमन है, आता है सर्दी खांसी जैसा आता है, दवाई खाते हैं ठीक हो जाता है, बिना दवाई भी ठीक हो जाता है। तो अभी जैसे कि ये नॉर्मली सबको हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, हाँ चाहे जो भी हो। तो ज़्यादा जैसे बुखार में ज़्यादा रिस्क बूढ़े लोगों को होता है कि बच्चों को होता है? दोनों को होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। ओके। इम्यूनिटी कम रहती है। एक तो नया बच्चा आया, हुँ, उसको अभी बहुत बीमारियों से एक्सपोजर नहीं हुआ है, हुँ, तो उसके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। हुँ, जो बूढ़ा है उसके सेल्स डेथ हो रहे हैं, उसका बॉडी अब धीरे धीरे घिस रहा है, गल रहा है, उसके शरीर के सेल्स डेथ हो रहे हैं, हुँ, उसकी इम्यूनिटी कम है। हुँ, यंग आदमी क्या है, वो बहुत सारे इन्फेक्शन को झेला है, उसके शरीर में अभी इम्यूनिटी, उसका अभी सेल्स सब नए हैं, यंग है, तो इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है। तो यंग लोगों में तकलीफ की चांसेस कम रहती है, और दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज में इम्यूनिटी कम रहती है, तो कोई भी इन्फेक्शन या फीवर ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर बुखार अगर होता है तो पैरासिटामोल एक क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए आपका एक मेडिसिन है। अगर एक इंसान को अगर हर महीने अगर बुखार अगर पकड़ रहा हो तो किसी तो उसका सिम्टम्स। कारण देखना है ना। ओके। पैरासीटामोल खा के आप टेम्परेरीली बुखार कम करके अपनी तकलीफ को टेम्परेरीली कम कर सकते हो, दैट्स ऑल। लेकिन बुखार क्यों हो रहा है वही जानने के लिए तो आपके डॉक्टर के पास जाना है ना। ओके। तो हमारी ऑडियंस को इस बुखार के ऊपर में, स्कफ थाइपस के ऊपर में फाइनल एक स्टेटमेंट आप दे दीजिए जिससे वो खुद को ठीक रख सकें। कोई भी बुखार होता है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, अगर सर्दी खांसी है, सिर्फ ये दो ही चीज है, तो आप 2 दिन वेट कीजिए। अदरवाइज अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ बुखार है, उसके साथ अदरवाइज एसोसिएटेड सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बॉडी पेन है, सिर दर्द है, उल्टी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है और सलाह लेके ट्रीटमेंट करना है। इनिशियली हो सकता है थोड़ा आपको कॉस्टली लगे ये चीज़, लेकिन आपको बाद में ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा देगा। आपको देख के मैं भी बाहर से नहीं बोल पाऊंगा ये स्क्रब टाइफस है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है, तब जाके मैं बोल पाता हूँ। तो एक कॉमन आदमी जिसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी या गूगल देख के अपने आप को ठीक करे, हो सकता है 100 में से 50 ठीक हो जाए, लेकिन जो 50 ठीक नहीं होंगे वो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे कि उनको ठीक करना डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो खुद से सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है। थैंक यू डॉक्टर लाल जी, आपने अपना एक शेयर किया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हेल्थ इज वेल्थ एंड स्क्रब थाइपस और फीवर के बारे में आज की पॉडकास्ट के थ्रू से सही एंड डिटेल नॉलेज शेयर किया डॉक्टर लाल जी ने, और हमें बहुत कुछ सिखाया भी। और अगर मैं बता दूं तो डॉक्टर लाल जी पिछले 19 सालों से अपने सिर्फ क्लिनिकल नहीं, लोगों का एक्सपीरियंस और ट्रस्ट जीता है। एंड आपके साथ ये हेल्थ सीरीज करके मुझे काफी कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी लोग डॉक्टर लर्थ को डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस डिटेल्स के थ्रू से अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप टीआरपी के अगले कौन से एपिसोड में हमारे साथ एक नई टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, ये अभी हम थोड़ा सीक्रेट रखते हैं और लोगों को कमेंट करने का मौका देते हैं कि आप हमें बताइए आपकी डिमांड क्या है। तब तक के लिए फॉलो टीआरपी एंड स्टे ट्यून्ड।